ये सच्ची कहानी है एक बच्चे की जो आपका दिल दहला देगी। तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। वो अपने बड़े भाई के साथ कोयला चोरी कर रहा होता है। उसके बड़े भाई का नाम गुड्डू होता है। ये बहुत ज़्यादा गरीब होती हैं और इसीलिए इन्हें अपनी फैमिली के लिए चोरी करनी पड़ती है। चोरी करने के बाद वो उस कोयले को एक दुकान पर बेच देती हैं। उसी दुकान पर जलेबियाँ भी बन रही होती हैं। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबियाँ खानी है, लेकिन सरू के बड़े भाई के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सरू को जलेबियाँ खिला सके। वो सरू से कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबियाँ ज़रूर खिलाऊंगा। सरू अपने बड़े भाई से कहता है एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। और अब उन्हें उस कोयले के बदले कुछ दूध मिलता है जिसे लेकर वो अपने घर आ जाती हैं, जहाँ सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी होती है। सरू और गुड्डू के पिता भी दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ रहती हैं। सरू की माँ उनसे पूछती है कि तुम ये दूध कहाँ से लाए, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं देते। उसी रात सरू का भाई काम पे जा रहा होता है। तभी सरू उठ जाता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा, लेकिन गुड्डू कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि काम पर बहुत भारी बोरियां उठानी होती हैं और तुम अभी बहुत छोटे हो। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं वजन उठा सकता हूँ। वो अपने बड़े भाई को एक चेयर उठाकर दिखाता है और फिर साइकिल को उठाने लगता है। वो कहता है देखो मैं वजन उठा सकता हूँ। सरू की इज्जत पर गुड्डू से साथ ले जाने पर राजी हो जाता है और वो एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती हैं, जहां सरू को नींद आने लगती है। वो अपने भाई की गोद में सर रखकर सो जाता है और अब वहां ट्रेन आ जाती है। सरू का बड़ा भाई उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सरू अभी बहुत छोटा है, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और इस वजह से वो नहीं उठता। अब सरू का बड़ा भाई उसे एक बेंच पर लेटा देता है और सरू से कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आता तुम इधर से कहीं नहीं जाओगे। और ये कहने के बाद सरू का बड़ा भाई काम पर चला जाता है और जब सरू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है। वो स्टेशन पर बिल्कुल अकेला होता है। वो एक ट्रेन में चढ़ जाता है और उस ट्रेन में उसे नींद आ जाती है और जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो ट्रेन चल रही है। सरू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो उस ट्रेन में बिल्कुल अकेला होता है और तो और उस ट्रेन के सभी डोर लॉक होती हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी स्टेशन पर नहीं उतर पाता, जबकि ट्रेन बहुत सारे स्टेशन पर रुकती भी है। सरू उस ट्रेन में भूखा प्यासा होता है और कई दिनों के सफर के बाद वो कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाता है, जहां से उसके घर की दूरी 1600 किलोमीटर है। सरू मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है और अब वो उस ट्रेन से उतर जाता है। उस स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सरू टिकट काउंटर पर आ जाता है और वहाँ आकर वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, अपनी माँ के पास, लेकिन इधर सब बंगाली में बात कर रहे होती हैं। इस वजह से सरू के कुछ भी समझ नहीं आता और ना ही सरू की बातें उन लोगों के समझ में आती हैं। और अब वो वहाँ कुछ गरीब बच्चों को देखता है जो वहीं रोड पर सो रहे होते हैं। सरू भी उनके पास चला जाता है, लेकिन वहीं कुछ लोग आ जाते हैं जो बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। सरू इतने बड़े शहर में बिल्कुल अकेला होता है और उसने इतने दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और अगली सुबह सरू अपने घर वापस जाने के लिए उसी ट्रैक पर चल रहा होता है। वहीं उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम नूर है। वो सरू से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। सरू से बताता है कि मैं गणेश तल्ले रहता हूँ। ये मध्य प्रदेश का बहुत छोटा गांव है, जिसकी वजह से उस गांव के बारे में कोई भी नहीं जानता। नूर सरू को अपने घर ले आती है और उसे खाना खिलाती है। वो सरू को नहलाती भी है और अब अगली सुबह वहाँ एक आदमी आता है जिसके साथ नूर उसे भेजने वाली है। वो आदमी सरू की पूरी बॉडी को चेक करता है और अब वो नूर से कहता है कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, मुझे ऐसे ही लड़की की तलाश थी। सरू ये सब देख रहा होता है और उसे लगता है कि वो वहाँ सेफ नहीं है और मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है। वो अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हर रोज अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आती है। वो यही सोचता रहता है कि वो किस तरह से अपनी माँ की मदद करता था जब वो पत्थरों को तोड़ा करती थी। सरू अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अब वो उनसे बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। सरू को इसी तरह वहाँ 2 महीने बीत जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है सरू एक कैफे के बाहर बैठा है, जहाँ वो एक लड़के को देख रहा होता है जो कॉफी पी रहा है। सरू उसे बाहर से देखकर उसकी नकल कर रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है और उसके बाद वो सरू को पुलिस स्टेशन पर ले आता है। वो लड़का कहता है कि इसे हिंदी नहीं आती और जब मैंने इससे पता किया कि तुम कहाँ रहते हो तो इसने अपने गांव का नाम गणेश तल्ले बताया। लेकिन पुलिस वाला और वो लड़का दोनों में से कोई उस गांव के बारे में नहीं जानता कि वो गांव कहाँ है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा छोटा गाँव है। और अब वो लड़का सरू से उसकी माँ का नाम पूछता है। सरू उससे कहता है कि मेरी माँ का नाम अम्मी है। सरू इतना छोटा होता है कि उसे अपनी माँ का नाम भी नहीं पता होता। पुलिस उसकी फैमिली को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन सरू के गांव का कुछ भी पता नहीं चलता। अब पुलिस उसे एक ऑर्फनेज में भेज देती है। सरू को वहाँ रहते हुए 3 महीने हो जाते हैं और 3 महीने बाद सरू से एक औरत मिलने आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वह सरू से कहती है कि हम 3 महीने से तुम्हारी माँ और गाँव को तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला। वो कहती है कि हमने इस खबर को न्यूज़पेपर में भी दिया, जिसे रोज़ 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरू एक बार फिर कहता है कि मेरा घर बहुत दूर है और मैं अपनी माँ और बड़े भाई गुड्डू के पास दोबारा जाना चाहता हूँ। वो कहती है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे गांव का कुछ भी पता नहीं चला। बेहतर यही होगा कि तुम उन्हें भूल जाओ। वो उससे कहती है कि तुम्हें एक ऑस्ट्रेलियन कपल अडॉप्ट करना चाहता है और वो बहुत अच्छे लोग हैं
और तुम वहाँ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर जैक और उसकी वाइफ मिसेस सू उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और जब वो सरू को अपने घर लेकर आती हैं तो मिट्टी के छोटे से घर में रहने वाला सरू इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह जाता है। वो बहुत खामोश होता है। अब मिसेस सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया है, वो सरू से कहती हैं कि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल है और तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था और तुम मुझे अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन एक दिन तुम हमें समझोगे और मुझे सब कुछ बताओगे। और अब इसी तरह से सरू को वहाँ कई दिन बीत जाते हैं। सरू उनकी लैंग्वेज और लाइफस्टाइल को देखकर सब कुछ सीख जाता है, उनके साथ जल्दी ही कंफर्टेबल हो जाता है। जैक और मिसेस सू सरू को अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं और अब 1 साल बाद वो एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और वो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको समझाते हैं। और उसी रात मिसेस सू एक कमरे में रो रही होती हैं, तभी वहाँ सरू आ जाता है, जो उनके आंसू पोंछता है और उनके गले लग जाता है। सरू ने पूरी तरह से उन्हें अपनी माँ मान लिया है। और अब इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं। सरू अब बड़ा हो गया है और वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मेलबर्न जा रहा होता है। जाते वक्त सरू अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे सरू की मॉम ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और अब सरू पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न आ जाता है और बहुत जल्दी वो वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेता है। उनमें कई इंडियन फ्रेंड्स भी होते हैं। और अब वो स्टूडेंट शाम को पार्टी रखते हैं जहाँ बहुत सारा इंडियन फूड भी होता है। और जब सरू की नज़र जलेबियों पर पड़ती है तो उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। उसे वो पल याद आ जाता है जब वो अपने भाई से जलेबियाँ खाने के लिए कह रहा था और उसके भाई ने उससे कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबियाँ ज़रूर खिलाऊंगा। और वो अपनी माँ और अपने भाई को याद करने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं तो सरू अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में उन्हें बता देता है। वहीं एक लड़की होती है, वो सरू से कहती है कि तुम ट्रेन में कितने दिन तक थे। सरू उनसे कहता है कि मैं ट्रेन में 3 दिन तक था। और वो बताता है कि मेरे गाँव का नाम गणेश तल्ले है। वहीं एक लड़का होता है, वो उससे कहता है कि तुम 3 दिन बाद हावड़ा ब्रिज पर उतरे थे और इस हिसाब से अगर हम टाइम और स्पीड को कैलकुलेट करें तो हो सकता है कि हम तुम्हारे गांव के आसपास पहुंच जाएं। इधर वो लड़की गूगल अर्थ के बारे में भी बताती है, लेकिन सरू इस बारे में बात करने से मना कर देता है और वो पार्टी से आ जाता है। और अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। और अब वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन को ओपन करता है और अपने घर को ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे उसका गांव नहीं मिलता। वहीं हम देखते हैं लूसी और सरू एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और इसी तरह से 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन सरू अभी भी अपनी फैमिली को याद करता है। वो हमेशा उन्हें ढूंढने में लगा रहता है। इस वजह से लूसी को वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। फिर 3 महीने बाद सरू लूसी को देखता है, वो उससे बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और एक बार फिर से वो दोनों में प्यार हो जाता है और लूसी सरू से कहती है तुम्हें अपनी फैमिली से एक बार मिलना चाहिए। और अब सरू अपने घर आ जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, वो रो रही हैं। वो उनसे बात करता है और उसे वहाँ पता चलता है कि वो माँ बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ये ना करके 2 बच्चों को अडॉप्ट करना सही समझा। वो सरू को बताती हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है और इसी वजह से हमने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया, जिसमें से एक तुम हो, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करते। और फिर सरू को एहसास होता है कि उसे अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए और साथ में वो अपनी बायोलॉजिकल माँ को भी ढूंढना चाहता है। और एक बार वो फिर से गूगल अर्थ एप्लीकेशन को ओपन करता है और वो अपने गांव को ढूंढने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद उसे वो जगह मिल जाती है जहां वो अपनी माँ के साथ काम करता था। वो अपने गांव गणेश तल्ले को भी ढूंढ लेता है और इस वजह से वो आज बहुत ज्यादा खुश होता है। वो जल्दी ये बात लूसी को बताता है, साथ में वो अपनी मोम को भी ये बात बताता है। उसकी मोम भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं और वो चाहते हैं कि सरू अपने गाँव जाकर अपनी माँ से मिले। और फिर सरू इंडिया आ जाता है और अपने बचपन को याद करते करते आगे बढ़ता है और उस घर तक पहुँच जाता है जहाँ वो अपने भाई बहन और माँ के साथ रहा करता था। लेकिन जब वो उस घर में जाता है तो वो देखता है कि उस घर में कोई नहीं है। वो आस पड़ोस के लोगों से पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज किसी के भी समझ नहीं आ रही होती और ना ही सरू को हिंदी समझ आती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उससे पता करता है कि इधर जो फैमिली रहती थी वो अब कहाँ गई, लेकिन वो आदमी उसको कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आता है। वो सरू को अपनी तरफ बुलाता है और जब सरू वहाँ जाता है तो वो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है और ये कोई और नहीं बल्कि सरू की माँ होती हैं। सरू उनके गले लग जाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। सरू की माँ इसलिए उस गांव को छोड़कर नहीं गई थी क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि एक न एक दिन उनका बेटा जरूर वापस आएगा। वहाँ सरू की बहन भी होती है, वो उसे भी अपने गले लगाकर रोने लगता है। और जब सरू अपने भाई गुड्डू के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि जिस दिन वो अपने भाई के साथ काम पर गया था उसी दिन गुड्डू की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई, यानी कि उस माँ ने एक ही साथ में अपने दोनों बेटों को खो दिया। सोच उस माँ पर क्या बीती होगी। इसके बाद सरू अपने उन मॉम डैड को कॉल करता है जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। सरू ने बताता है कि मुझे मेरी फैमिली मिल गई है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला है। तुम कल भी मेरे माँ बाप थे और आज भी हो। इसके बाद सरू उन सब जगहों पर जाता है जहाँ वो अपने भाई के साथ काम करता था और खेलता था। और फिल्म की लास्ट में हमें कुछ रियल पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जहाँ सरू के वो मॉम डैड जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं और सरू की माँ से मिलते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है।
तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मूवी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान के बीचों बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को दिखाया जाता है जिनके ऊपर एक लड़की चढ़ रही है जिसका नाम एलेना है और उसके साथ में एक लड़का भी होता है। उस लड़के का नाम बैन है। और अभी ये कहानी 3 दिन पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम एलेना को देखते हैं। उसके साथ में डेविड नाम का एक लड़का होता है। ये दोनों एक अरब कंट्री को घूमने के लिए आए हैं और एलेना बैन से जल्दी शादी करने वाली है। और फिर ये एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ बैन उसके लिए एक डिश भिजवाता है। अभी तक एलेना बैन को बिल्कुल भी नहीं जानती है, इसीलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन एलेना को डेविड के साथ एक ट्रिप पर जाना होता है, लेकिन तभी डेविड के पास एक कॉल आती है और अब डेविड एलेना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आज इस ट्रिप पर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे एक ज़रूरी मीटिंग को अटेंड करना है। इस पर एलेना नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है और बाकी लोगों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बनाती है। और अब वो उस गाड़ी के पास पहुँच जाती है जहाँ से वो उस ट्रिप पर निकलेगी। वहीं उसे बैन भी मिलता है। वो एलेना से कहता है कि तुम इस ट्रिप पर मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे एक ऐसी जगह पता है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। लेकिन एलेना उसके साथ जाने से मना कर देती है और उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वहाँ वो देखती है कि उस गाड़ी में सभी बूढ़े लोग बैठे हैं और उसकी एज का वहाँ कोई भी नहीं है। इसीलिए वो बैन के साथ जाने का प्लान बनाती है और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। और बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद वो उस जगह तक पहुँच जाती हैं। वहाँ से उस डिजर्ट का कोना कोना दिख रहा होता है। एलेना को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है और जब सुबह एलेना उठती है तो वो देखती है बैन पैराशूट की मदद से उस पहाड़ से नीचे उतर चुका है। ये देखकर एलेना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एलेना को वहाँ एक नोट और कार की चाबी मिलती है। उस नोट में लिखा होता है कि तुम्हें कार को लेकर नीचे आना होगा और जब तक तुम नीचे नहीं आती तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। और अब एलेना बहुत मुश्किलों के बाद उस कार को नीचे ले आती है और वहाँ आकर वो बैन को जोर का धक्का देती है क्योंकि वो उससे नाराज़ होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से लेट हो गई, डेविड ट्रिप के लिए मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो उस टूरिस्ट वाली गाड़ी के पास पहुँच जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि अभी तक एलेना उस गाड़ी के पास नहीं आई है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एलेना को कॉल करने लगता है, लेकिन जहाँ एलेना मौजूद होती है वहाँ नेटवर्क नहीं है। वहीं बैन और एलेना को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से उस डिजर्ट से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी रेत में फंस जाती है। वो गाड़ी को बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है और अब वो पूरी तरह से उस डिजर्ट में फंस चुके हैं। बैन एलेना से कहता है हमें इधर इंतज़ार करना होगा, लेकिन एलेना कहती है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हमें अभी इधर से निकलना चाहिए। और फिर बैन उससे कहता है कि इस वक्त हम यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम शाम के वक्त आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी एलेना बैन की बात नहीं मानती क्योंकि वो जानती है कि डेविड उसका इंतज़ार कर रहा होगा। अब वो अपना बैग लेकर आगे बढ़ने लगती है और साथ में कुछ पानी भी लेकर जाती है। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे प्यास लगती है, वो अपना सारा पानी पी लेती है और अब उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो बैन के पास वापस आ जाती है। वापस आने के बाद वो बैन से पानी मांगती है और बैन के पास रखी बोतल से पानी पीने लगती है। बैन उससे कहता है कि हम इस डिजर्ट में पूरी तरह से फंस चुके हैं और हमें पानी बहुत कम पीना होगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पानी नहीं है। बैन के पास एक मैप होता है जिसके अकॉर्डिंग वो एलेना को बताता है कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर ओपन डिजर्ट पैराडाइज है जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं और अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो जल्दी ही हम अपने घर वापस लौट सकते हैं। और अब शाम होने के बाद एलेना और बैन वहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन एलेना निकलने से पहले यहाँ पर एक मैप छोड़ जाती है ताकि अगर कोई वहाँ पर आए तो उन्हें पता चल सके कि ये किस तरफ गए हैं। वहीं हमें डेविड को दिखाया जाता है जो एक पुलिस वाले के पास जाता है। वो उस पुलिस वाले से कहता है कि मेरी फियोंसी जिसका नाम एलेना है वो लापता है। पुलिस वाला कहता है कि हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। वहीं हमें एलेना और बैन को दिखाया जाता है जो इस डिजर्ट से निकलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइम दिया है और एलेना इसीलिए उसके साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन रात के टाइम उस रेगिस्तान में तूफान आ जाता है और ये दोनों वहाँ बेहोश हो जाती हैं। और जब सुबह एलेना को होश आता है तो वो देखती है कि ये दोनों रेत से बिल्कुल ढक चुके हैं और अब एलेना को एक रोड दिखता है जिस पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं। ये देखकर एलेना को बहुत खुशी होती है। वो बैन को उठाती है और दोनों आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो देखती हैं कि उनके और रास्ते के पीछे एक बहुत गहरी खाई है जिसे पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये दोनों वहीं से गाड़ियों की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन ये अभी भी उस रोड से बहुत ज़्यादा दूर हैं जिसकी वजह से कोई भी उन्हें नहीं देख पाता और अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं जो उस आदमी तक पहुँच जाता है जिसे पता है कि बैन और एलेना ट्रिप पर कहाँ गए हैं। डेविड उस आदमी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो आदमी साथ चलने से मना कर देता है, लेकिन वो अपने 2 आदमियों को उसके साथ भेज देता है। वहीं हम बैन और एलेना को देखते हैं जो उस खाई के साइड पर चल रहे हैं। वो इस उम्मीद में आगे बढ़ रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से उन्हें खाई को पार करने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन बहुत दूर चलने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। और अब बैन एलेना से कहता है कि मैं पैराशूट की मदद से खाई के उस पार जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एलेना उसको मना कर देती है। वो कहती है इसमें बहुत ज्यादा खतरा है और तुम्हारी जान भी जा सकती है।
और अब उन दोनों के पास खाना और पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। एलेना बहन से कहती है क्यों ना हम इन चट्टानों से उतरकर खाई के अंदर जाएं, और खाई के अंदर जाने के बाद हम इसी तरह चट्टानों पर चढ़कर वापस बाहर निकल जाएंगे। और फिर बहन इस बात पर राजी हो जाता है और ये दोनों चट्टानों से उतरने लगती हैं। लेकिन एलेना का पैर स्लिप हो जाता है और जब बहन उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो वो उस चट्टान से गिर जाता है। उसके साथ में एलेना भी गिर जाती है और ये दोनों वहाँ बेहोश हो जाते हैं। और जब एलेना को होश आता है तो वो देखती है कि बहन जोर जोर से चिल्ला रहा है क्योंकि उसकी एक टांग टूट चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो इन दोनों आदमियों के साथ वहां तक पहुंच जाता है जहां उनकी कार फंसी थी। वहीं उसे एलेना का कैमरा मिलता है जिसमें उसकी कुछ वीडियोस होती हैं। उन वीडियो में बहन के साथ बहुत ज्यादा खुश है। ये देखकर डेविड को लगता है एलेना ने उसके साथ धोखा कर दिया है और वो बहन के साथ चली गई है और अब वो एलेना को ढूंढना बंद कर देता है। वहीं हम बहन और एलेना को देखते हैं जो अभी भी पूरी तरह से खाई के अंदर नहीं उतर पाए हैं। अभी एलेना पैराशूट से ऊपर जाने का फैसला करती है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद वो पैराशूट से ऊपर जाने लगती है लेकिन तभी हवा का रुख बदल जाता है और वो खाई के अंदर आकर गिर जाती है। और उतरने के बाद वो वहाँ एक बार फिर से बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो उसके पास एक लड़की होती है जिसका पीछा करते करते वो एक कबीले तक पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वो बहन के बारे में बताती है और वो कबीले वाले बहन को रेस्क्यू कर लेते हैं। वहीं हमें उन दो आदमियों को दिखाया जाता है जो डेविड के साथ बहन और एलेना को ढूंढने के लिए आए थे और वो दोनों आदमी बहन और एलेना को ढूंढ लेते हैं लेकिन उनके साथ में डेविड नहीं होता। और अब वो बहन और एलेना को कार में बिठाकर उसी जगह पर ले आती हैं जहाँ उनकी कार फंसी थी और उन दोनों आदमियों ने बहन को कार की डिग्गी में बंद कर दिया है। और वहीं रेगिस्तान के लुटेरे आ जाते हैं। वो इंसानों को खरीदते हैं और वो दोनों आदमी उन्हीं क्रिमिनल से मिले होते हैं। वो दोनों आदमी डेविड और बहन को 20-20 हज़ार में बेच देते हैं और जब एलेना की बारी आती है तो ये सब आपस में लड़ने लगती हैं और ये लड़कर आपस में मर जाते हैं। लेकिन अभी भी एक क्रिमिनल जिंदा होता है। तभी बहन उसके ऊपर गोली चला देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन डेविड के साथ जो दो आदमी थे उनमें से एक आदमी बच जाता है और गाड़ी को लेकर भाग जाता है और अब उनके पास एक ही गाड़ी बची है जो बहन की है और वो भी रेत में फंस चुकी है। डेविड उसको निकालने की कोशिश करता है लेकिन एलेना डेविड से कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, ये गाड़ी इस रेत से नहीं निकल सकती। वहीं बहन जो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है वो उससे कहता है अगर तुम गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो तो ये गाड़ी निकल सकती है। ये सुनकर एलेना हैरान हो जाती है। वो बहन से कहती है तुमने पहले ये सब क्यों नहीं किया। बहन उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ ट्रिप पर चलने के लिए कहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता था इसीलिए मैंने इस कार को रेत से नहीं निकाला। और ये सुनकर एलेना को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि एलेना भी कहीं ना कहीं बहन को पसंद करती है। और अब उनकी कार उस रेत से निकल जाती है और वो वापस घर आने लगते हैं। वहीं एलेना डेविड को वो रिंग वापस कर देती है जो डेविड ने उसे दी थी और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे कैदी काम कर रहे हैं। उन्हीं कैदियों में से 3 कैदी वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और वो जेल से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन वो तीनों आपस में एक जंजीर से बंधे हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक ट्रेन दिखती है। वो उसका पीछा करने लगते हैं और फिर एबिड उस ट्रेन में चढ़ जाता है। एबिड को वहाँ कुछ लोग भी मिलते हैं जिनसे वो जंजीर तोड़ने के लिए कहता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं पैट और डेनवर उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाते और इस वजह से एबिड भी उनके साथ नीचे आ जाता है क्योंकि वो एक ही जंजीर से बंधे थे। और अब एबिड उन दोनों पर नाराज होने लगता है। तभी उन्हें एक ट्रॉली दिखती है जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा है। वो उस ट्रॉली में बैठ जाती हैं जबकि उन्होंने कैदियों की ड्रेस पहनी है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी आंखों से बहुत ज्यादा कमजोर होता है जिसकी वजह से वो उन्हें नहीं पहचान पाता। तो इस तरह वो पेट के कजिन के घर पहुंच जाती हैं। पेट उनकी जंजीरों को तोड़ देता है और अब वो डिनर करने के बाद सो जाती हैं। लेकिन बाहर से उन्हें पुलिस की आवाज़ें आने लगती हैं। दरअसल पेट के कजिन ने उनके साथ गद्दारी कर दी है और अब पुलिस वहां आग लगा देती है जहां वो तीनों सो रहे हैं और अब उन्हें मजबूरी में सरेंडर करना होगा। लेकिन वही पेट के कजिन का बेटा कार लेकर आ जाता है और वो तीनों उस कार में बैठ जाते हैं और इस तरह से वो पुलिस से बच जाती हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी कार खराब हो जाती है। पेट अपने कजिन के बेटे को वापस घर भेज देता है और अब ये तीनों एक कार मैकेनिक के पास जाती हैं। मैकेनिक उन्हें बताता है कि इस कार का एक पार्ट खराब हो चुका है और जो पार्ट खराब हुआ है वो मेरे पास नहीं है। वो उन्हें बताता है कि इस पार्ट को आने में लगभग 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन एबिड, डेनवर और पेट के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वो जिस खजाने को ढूंढने जा रहे हैं वहाँ 1 हफ्ते बाद काम शुरू होने वाला है, जिसका मतलब है उन्हें 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पहुँचना होगा वरना वो खजाना उनके हाथ से निकल जाएगा। अभी एबिड कहता है मेरे पास सोने की एक घड़ी है। पेट उससे कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिली। फिर एबिड बताता है मैंने ये तुम्हारे कजिन के घर से चुराई है और अब पेट उस पर बहुत ज्यादा नाराज होता है। तभी हम देखते हैं इन तीनों के आसपास बहुत सारे लोग आने लगते हैं जिन्होंने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं। वो तीनों हैरान रह जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। फिर वो देखते हैं वो सब एक लेक के किनारे पर आ जाते हैं और नहाने लगते हैं। तभी पेट और डेनवर भी उस लेक में नहाने लगते हैं। लेकिन एबिड ऐसा नहीं करता। वो तीनों घड़ी को बेचकर एक नई कार ले आती हैं और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती हैं। और अब रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है तो उनसे लिफ्ट मांगता है। वो तीनों उसे कार में बैठा लेती हैं। उस लड़के का नाम टॉमी होता है। वो एक म्यूजिशियन है। वो उन्हें बताता है कि मैं एक क्लब में जा रहा हूँ जहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने पर मुझे $10 मिलते हैं। और अब एबिड, डेनवर और पेट भी टॉमी के साथ उस क्लब में जाने का फैसला करते हैं और क्लब में पहुंच जाती हैं। उस क्लब का जो ओनर है वो उनसे कहता है कि तुम्हें ओल्ड सॉन्ग गाने होंगे और अगर तुम्हारा परफॉर्म अच्छा हुआ
तो मैं तुम्हें $10 दे दूंगा। और अब वो तीनों परफॉर्म करने लगते हैं। उनकी इस परफॉर्म को सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अब उन्हें $10 मिल जाते हैं। और रात के टाइम वो अपनी आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो तीनों छुप जाते हैं। दरअसल पुलिस को पता चल चुका है कि ये तीनों अभी भी जिंदा हैं और अब पुलिस उस घर में आग लगा देती है। लेकिन एबिट, डैनवर और पैट की किस्मत अच्छी होती है कि वो उस घर में नहीं थे, लेकिन अब उनकी गाड़ी जल चुकी है और अब ये पैदल आगे बढ़ने लगती हैं। और कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक गाड़ी दिखती है जो इनकी तरफ आ रही है। उस गाड़ी के अंदर से बहुत सारे पैसे बाहर गिर रहे होते हैं और वो आदमी इन तीनों के पास गाड़ी को रोक लेता है। दरअसल वो एक क्रिमिनल है और वो इन तीनों को भी जानता है, इसीलिए वो इन्हें कार में बिठा लेता है। लेकिन उनके पीछे पुलिस की कार लग चुकी है। वो एबिट से कहता है कि तुम स्टीयरिंग को संभालो और वो बाहर निकलकर पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग करने लगता है और पुलिस की कार पंचर हो जाती है। और अब ये चारों एक सिटी के अंदर आ जाती हैं जहाँ ये एक बैंक को लूट लेते हैं और अब ये चारों रात में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि मैं इस काम से थक चुका हूँ और मैं इस काम को ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकता। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम उस क्लब के ओनर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसके क्लाइंट एबिट, डैनवर और पैट की परफॉर्मेंस की डिमांड कर रहे हैं। और अब वो अपने एक आदमी से कहता है कि किसी भी तरह तुम इन तीनों को ढूंढ कर लाओ। वहीं हम इन तीनों को देखते हैं जो एक शॉप में हैं। एबिट वहाँ से अपने बालों के लिए एक जेल चुरा लेता है। शॉप के बाहर आने के बाद उन्हें एक कार दिखती है, वो उस कार को भी चुरा लेते हैं और उसमें बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। और जब ये जंगल के बीचों बीच होती हैं तभी इन्हें लड़कियों के गाने की आवाज़ आती है और वो तीनों उस आवाज़ का पीछा करते करते एक लेक तक पहुँच जाती हैं। वो देखती हैं उस लेक में 3 लड़कियाँ नहा रही हैं और अब वो लड़कियाँ उन्हें विस्की पिलाती हैं और वो तीनों बेहोश हो जाती हैं। और जब कुछ देर बाद डैनवर को होश आता है तो वो देखता है कि पैट उनके पास नहीं है बल्कि सिर्फ उसके कपड़े होते हैं और उन्हीं कपड़ों में से एक मेंढक बाहर निकलता है। और फिर डैनवर कहता है कि वो लड़कियां जादूगर थीं और जादू से उन लड़कियों ने पैट को मेंढक बना दिया है, जबकि एबिट उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और अब वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। डैनवर उस मेंढक को उठा लेता है। डैनवर एबिट से कहता है हमें एक जादूगर के पास जाना चाहिए जो पैट को दोबारा इंसान बना सके, लेकिन एबिट इसका कोई भी जवाब नहीं देता। और अब उन दोनों को भूख लगने लगती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती हैं जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है। वो उनसे कहता है कि मैं कार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और इस मामले में मैं तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जिससे तुम अपनी कार को खुद सही कर सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। और अब एबिट, डैनवर खाना पैक कराते हैं और उस आदमी के साथ एक खाली जगह पर आ जाते हैं। वो आदमी पहले उनका खाना खाता है और खाना खाने के बाद उन पर हमला कर देता है और उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटता है और उनकी कार छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो दोनों एक घास के ट्रक में लिफ्ट लेकर बैठ जाते हैं और रास्ते में उन्हें बहुत सारे कैदी दिखती हैं जिसमें उन्हें पेट भी दिखता है, लेकिन उन्हें लगता है ये उनका वहम है। और अब ये दोनों एबिट के शहर पहुंच जाते हैं। एबिट अपने घर जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। उसकी बेटी एबिट को बताती है कि मॉम किसी और से शादी कर रही हैं और वो उससे ये भी कहती है कि मॉम ने सबको तुम्हारे बारे में ये बताया है कि तुम मर चुके हो। और ये सुनकर एबिट बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अपनी वाइफ के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने सबसे ये क्यों कहा कि मैं मर चुका हूँ। तभी एबिट की वाइफ उससे कहती है कि मैं एक क्रिमिनल के साथ नहीं रह सकती। और तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जिससे एबिट की वाइफ शादी करने वाली है। वो आदमी एबिट को मारने लगता है और अब एबिट को वहाँ से आना पड़ता है। वो बहुत दुखी होता है और अपने दुख को कम करने के लिए वो डैनवर के साथ मूवी देखने के लिए जाता है। और फिर वहाँ बहुत सारे कैदियों को मूवी दिखाने के लिए लाया जाता है जिसमें पेट भी होता है। एबिट और डैनवर कहते हैं क्या तुम सच में पेट हो। वो उनसे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं सच में पेट हूँ और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। और एक बार फिर से वो पेट को आज़ाद करा लेते हैं। अब पेट उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब हमें वो खजाना नहीं मिल सकता क्योंकि मैंने पुलिस को हमारा पूरा प्लान बता दिया है और इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। वहीं एबिट कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला, वहाँ कोई खजाना नहीं है, दरअसल मुझे अपनी बीवी से मिलना था और इसीलिए मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया क्योंकि मेरे अकेले का भागना वहाँ से नामुमकिन था। और इसकी वजह ये थी कि हम तीनों एक ही जंजीर से बंधे थे और इसीलिए मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया था, वरना तुम मेरे साथ भागने के लिए कभी राजी नहीं होती। और अब डैनवर एबिट से कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, 2 हफ्तों बाद मेरी सज़ा माफ़ होने वाली थी और अगर अब मैं पकड़ा गया तो मुझे सीधा उम्र कैद की सज़ा होगी। और अब इन तीनों में लड़ाई होने लगती है और एक बार फिर से इन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। और जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो ये वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और वहीं इन्हें वो म्यूजिशियन भी दिखता है जिसका नाम टॉमी था। एबिट, डैनवर और पैट देखते हैं कि वो सब लोग टॉमी की बलि देने वाले हैं और अब ये तीनों टॉमी को बचाने के लिए वहाँ चले जाते हैं। वहाँ इन्हें वो आदमी भी दिखता है जो इनसे झूठ बोलकर इनका खाना खा गया था और इन्हें बहुत मारा भी था। वो आदमी इनका पीछा करने लगता है लेकिन ये चारों वहाँ से बचकर निकल जाती हैं। और अब एबिट उन्हें बताता है कि मैं अपनी वाइफ के पास एक बार फिर जाऊंगा और उससे रिक्वेस्ट करूंगा, शायद वो मान जाए। और ये सब लोग वहाँ हुलिया बदल कर पहुँच जाती हैं और वहाँ परफॉर्म करने लगते हैं। ये वहाँ उसी गाने को गाती हैं जो इन्होंने क्लब में गाया था। सब लोग इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और अब एबिट अपनी वाइफ से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है जिसके बाद वो मान जाती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।